ये भी मालूम होना चाहिए। और दूसरी चीज कि आप अपनी वैल्यू करें, अपनी वैल्यू को कम ना करें कभी भी। मेरे प्यारे सरकार, आज बहुत जबरदस्त यूनिट है जिसका नाम है, आइए शुरू करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल का टॉपिक है मेरे प्यारे सरकारों, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और थोड़ा टफ है। अगर इसकी प्रॉपर थियरी को अच्छे से ना पढ़ा जाए तो यूनिट अपने में चैलेंजिंग है। मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस करा दूंगा क्लासरूम के अंदर। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दें, इलेक्ट्रो ये हेडिंग डाल दीजिए, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लिखिएगा कि दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the, that branch of physical chemistry which deals with the quantitative relation between, that deals with the quantitative relation between current and chemical reaction, which deals with the quantitative relation between current and chemical reaction। सरकार ज्यादा तो नहीं समझना है आपको क्योंकि शुरू हो रहा है, धीरे धीरे चीजें न्यूट्रलाइज होंगी, बट जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। क्वांटिटेटिव रिलेशन का क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों? क्वांटिटेटिव रिलेशन का मतलब होता है कि कितना रिएक्शन होगा तो कितना करंट मिलेगा। पहली बात देखो, दो चीजें होती हैं, एक होता है जहां केमिकल रिएक्शन होता है और करंट मिलता है, और एक होता है जहां करंट दिया जाए तो केमिकल रिएक्शन होता है। ये दो एग्जांपल आपके पास धरती पर मौजूद हैं। जैसे बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या मिलता है? करंट मिलता है, राइट? बोलो। और जैसे हम इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह करते हैं तो करंट देते हैं तो चीजों को अपन रिड्यूस या ऑक्सीडाइज करा लेते हैं। थोड़ा बहुत क्लियर है या एक्सप्लेन कर दूं? जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक मोल्टेन NaCl था, Na+ और Cl, हमने यहाँ पे एक एनोड और एक कैथोड लगा दिया, करंट दिया तो एनोड पर जो चार्ज होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव, और कैथोड पे जो चार्ज होता है कैसा होता है? नेगेटिव। बट यहाँ पे ये बात 100% सही नहीं होगी और डेफ में बताऊंगा। तो एनोड की तरफ कौन चला जाएगा? Cl- और कैथोड की तरफ कौन चला जाएगा? Na+। और Cl- जा करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा बच्चों, 2Cl- will produce Cl2 and 2 mole of electron, और Na+ क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, 2Na+ takes 2 electron and converted into 2Na। तो जरा देखें यहां पर जो मेरे शेरों क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन या सोडियम का क्या हुआ? कैटायन का रिडक्शन। ये बिना करंट के फ्लो कराए हो सकता था क्या? अगर कोई एक बच्चा आए और कैंची लेकर के वायर कट कर दे, बोलो, यानी कि एनोड को क्या कर दे? गायब कर दे, तो ये रिएक्शन होगा क्या? नहीं। तो यहां क्या हुआ? करंट फ्लो कराया तो क्या हुई? रिएक्शन हुई। और बहुत ऐसी एग्जांपल्स हैं जहां पर रिएक्शन होती है तो करंट मिलता है, अभी आगे बताता हूं। तो क्वांटिटेटिव रिलेशन का मतलब होता है कि कितने करंट पे कितना रिएक्शन होगा, या इसका उल्टा, कितना रिएक्शन होगा तो कितना करंट मिलेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। प्यारे सरकार, आगे चलिए और सम इंपॉर्टेंट टर्म्स नाम से एक एक चीज नोट करते चलें। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिएगा, इलेक्ट्रोड। ये जो छोटे छोटे टर्म्स यूज होंगे उनको हम लोग अच्छे से न्यूट्रलाइज करेंगे। जब मैं शर्वी बोलता हूं इलेक्ट्रोड तो समझना,
ये होता क्या है, एक मेटल का रॉड होता है। क्या होता है बच्चों? ठीक है, ये मेटल का रॉड अपने सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप्ड रहता है। मैं समझा देता हूं। सपोज करिए कि ये मेटल किससे बना हुआ है, जिंक का। तो जिंक का जो सॉल्ट होगा उसमें ये डिप्ड रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये डिप्ड है किसमें, मान लो ZnSO4 में। मान लो ये रॉड कॉपर का है तो ये डिप्ड होगा किसमें, CuSO4। ज्यादातर यही सॉल्ट्स तुम्हारे सिलेबस में है। ठीक है, तो समझना, एक मेटल का रॉड 100% क्लास में प्रेजेंट रहो, बहुत मजा आने वाला है, बहुत ट्रिकी यूनिट है। एक मेटल का रॉड जो अपने सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप्ड हो उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो लिखिएगा अ मेटल रॉड, नहीं ऐसा तो सुनो ऐसा बोलना उचित नहीं है, हाफ सेल हो जाएगा ये। तो लिखिएगा आपने क्या हेडिंग डाला है, हाँ, इसमें ऐसे लिखिए कि एक सेकंड रुकना, एक सेकंड वेट। प्यारे सरकार, आपने हेडिंग डाला है क्या, इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड मेटल रॉड होता है जहां पर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन होती है, ऐसा लिखें। तो लिखिएगा इट इज अ मेटल रॉड, इट इज अ मेटल रॉड at which oxidation and reduction reaction takes place. It is a metal rod at which oxidation and reduction reaction takes place. ठीक है, तो ऐसे बना दीजिएगा। देखिए एक मेटल रॉड बना दीजिए, ऐसे ऊपर से एक वायर निकाल दीजिएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। हम ऐसा मानते हैं तन्वी कि एनोड पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, बट ये गलत बात है। हम ऐसा मानते हैं कि कैथोड पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। ये 100% सच बातें नहीं है, इसलिए हम कुछ अलग डेफिनेशन देंगे। हम एनोड उसे नहीं बोलेंगे जहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है। यही इलेक्ट्रोड एनोड हो सकता है कब, जब यहां क्या हो, ऑक्सीडेशन। चार्ज अलग बात है, मैं तुम्हें आगे प्रूव कर दूंगा कि ऑक्सीडेशन होने से पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। आगे प्रूव कर दूंगा बिल्कुल आपको, एकदम क्रिस्टल क्लियर वे में। दूसरा, इसे हम क्या बोल सकते हैं, कैथोड बोल सकते हैं जब इस पर क्या हो, नेगेटिव चार्ज, नहीं, जब इस पर क्या हो, रिडक्शन हो। ये तो सबको क्लियर होगा कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डन। हेलो पूर्वा, लिख दिया, ठीक है। अगला हेडिंग डाल दें, हाफ सेल। अगला हेडिंग प्यारे बच्चों डाल दें, हाफ सेल। देखना, जब इसी इलेक्ट्रोड को किसमें डुबो दें, इसी के सॉल्ट के सॉल्यूशन में, तो जो बन के तैयार होता है अनुषा, उसे हाफ सेल बोलते हैं। बहुत आसान सी बात है, एकदम घबराओ मत। देखो, इसी मेटल के रॉड को शर्वी जब किसमें डुबो दें, इसी के सॉल्ट के सॉल्यूशन में, जैसे जिंक का रॉड है तो किसमें डुबो दें, ZnSO4 में। बोलो हाँ। जैसे मान लीजिए कॉपर का रॉड है तो उसको किसमें डुबो दें, ये CuSO4 में। कॉपर का रॉड है और उसको हमने किसमें डुबो दिया, CuSO4। एक्वस रहेगा ना सॉल्ट का सॉल्यूशन। तो जब किसी मेटल के रॉड को उसी के सॉल्ट के सॉल्यूशन में डुबो देते हैं तो जो ओवरऑल अरेंजमेंट हमको मिलता है, इसे ही क्या बोलते हैं, हाफ सेल बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तो लिखिएगा, when metal rod is dipped in the solution of their own salt, when the metal rod is dipped in the solution of
when metal rod is dipped in the solution of their own salt, then it is known as half cell. When metal rod is dipped in the solution of their own salt, then it is known as half cell. जैसे कि जिंक को किस में डुबो दिया, ZnSO4 में, इट इज अ हाफ सेल. हाफ सेल ये भी क्या कहलाएगा, हाफ सेल. नोट कर दीजिए फटाफट. मेटल है, उसको किस में डुबो दिया है, उसी के सॉल्ट के सॉल्यूशन में. यही दोनों क्यों लिखा, यही दोनों सिलेबस के पार्ट हैं, बार बार आएंगे. हो गया इतना. हाफ सेल के बाद लिखिएगा सेल. अब सेल जो है वो दो तरह के पढ़ने बच्चों, यहां थोड़ा ध्यान से देखना. कितने तरीके के, तो सेल दो तरीके का होता है. तो सबसे पहले लिखिएगा सेल का मतलब, लिखिएगा गैल्वेनिक सेल. सेल में उसके नीचे लिखिएगा पॉइंट नंबर 1 बना के, गैल्वेनिक सेल. इसी को बोलते हैं वोल्टाइक सेल. गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल, इसी का एक और नाम है, क्या बोलते हैं उसको, गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल, एक और नाम है भी याद है नहीं, साइंटिस्ट के नेम पे ही बोलते हैं. चलो याद आएगा तो बता देंगे, ठीक है, दिमाग में याद नहीं आ रहा. गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल, पहला सेल है ये. लिखिएगा व्हेन टू हाफ सेल्स आर connected with each other through an external wire and a salt bridge. When two half cells are connected with each other through an external wire and a salt bridge, then formed arrangement is known as galvanic cell or voltaic cell. Then formed arrangement is known as galvanic cell or voltaic cell. हो गया इतना. देखिए गौर पूर्वक देखिएगा, एक हमारे पास जिंक का रॉड था जिसको आपने किस में डुबो दिया था, ZnSO4 में, एक्वस सॉल्यूशन में. 60 ड्रॉ करते चलें. एक आपके पास दूसरा क्या था, कॉपर का रॉड था जिसको आपने किस में डुबो दिया था, CuSO4 में डुबो दिया था, एक्वस सॉल्यूशन में. ठीक है. और कह रहा है क्या, कह रहा है कि इनको किससे जोड़ दो, एक एक्सटर्नल वायर यूज करो. एक्सटर्नल वायर से जब इनको कनेक्ट कर दोगे तो सिर्फ एक्सटर्नल वायर से नहीं कनेक्ट करने को बोला, एक नया शब्द बोला, सॉल्ट ब्रिज. तो कंप्लीट न्यूट्रलाइज करूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना. एक पूरा हेडिंग ही चलेगा सॉल्ट ब्रिज का, एक 30 मिनट का लेक्चर ही चलेगा सॉल्ट ब्रिज का. तो अभी सिर्फ इतना जान लेना, यू शेप की एक ट्यूब होती है जो इंटरनली दोनों कंटेनर्स को आपस में कनेक्ट करती है. बीच में जरा पोलियो हो गया उसको, ठीक है. यू शेप की एक ट्यूब होती है जो इंटरनली दोनों हाफ सेल्स को क्या करती है, कनेक्ट करती है.
कनेक्ट करके क्या काम करती है, कैसे इसका यूज होता है, कैसे ये बनता है, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस और आगे मैं बताऊंगा आपको। अभी सिर्फ इतना जानना है कि सेल किसे कहते हैं, होल सोल टारगेट क्या है कि सेल किसे कहते हैं। सेल में कौन सा सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल। इसके फंक्शन के भी बारे में बताऊंगा, अभी थोड़ा सा सुन लो। देखो एक्सेप्ट होता है क्या, यहाँ ये मेटल रॉड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और करंट बनता है, यानी रिएक्शन होती है तो करंट बनता है। आई बात समझ में, रिएक्शन होती है तो करंट बनता है, समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पे क्या होता है, केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। पक्का स्टार लगा के मेरे प्यारे सरकार लिख दीजिए, कैसे होता है ये भी दिखाऊंगा आगे। Here, chemical energy is converted into electrical energy. Here, chemical energy is converted into electrical energy. Here, chemical energy is converted into electrical energy. इतना लिख दिया, ठीक है, इतना लिख दिया तो बहुत अच्छी बात है। हम लोगों ने देखो धीरे 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 करके चीज़ों को सीखा। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या है इसके बारे में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना, भी सिर्फ इतना जानना है कि इंटरनली कनेक्ट करता है। ओपन सर्किट में करंट नहीं फ्लो होता, ये तो जानते हो ना। तो अगर हम इस सॉल्ट ब्रिज को निकाल देंगे तो जो सर्किट कंप्लीट हुई है ये ब्रेक हो जाएगी ना। बोलो, अरे भाई एक वायर लगा दो जो है वो जहाँ होल दिया हो कनेक्शन में, और दूसरा सिंगल वायर लेके चले जाओ, तुमको लगा दो करंट मार देगा? अर्थिंग ना हो तो कतई करंट नहीं मारेगा ना। एक वायर डाल के एक वायर टच कर दो उसी को ही, नहीं समझा। सर्किट करंट बहने के लिए किसकी जरूरत होती है, हाँ, क्लोज सर्किट की। तो तुम इतना जान लो ये इसको क्लोज सर्किट बनाता है। क्या करता है, कैसे करता है, ये सब आगे समझाऊंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं इतनी बातें सरकारों को समझ में आई होंगी। अब सरकार लिखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हुआ, सेल हो गया। अच्छा, सेल में एक और पार्ट बता देता हूं, रुको। सेल में गैल्वेनिक सेल बताया ना, दूसरा लिख दीजिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सॉरी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने लिख दिया था क्या? जिनने नहीं लिखा है वो अच्छी बात है, जिनने लिखा है वो काट दें। इधर देखें, काट दे बस पेन से, नहीं तो कह दो मेरे सर बोले काटने को, अब तो सबको काटूंगा। इधर देखो सरकारों, इलेक्ट्रोलिटिक सेल हेडिंग डाल दीजिए। इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो होता है जो गैल्वेनिक सेल का बिल्कुल उल्टा बिहेव करता है, यानी कि हम उसमें क्या करेंगे, करंट फ्लो कराएंगे, तब जो है क्या होगा, रिएक्शन होगी। तो लिखिएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये दूसरे प्रकार का सेल है जो तुम्हें पढ़ना है। In this cell, chemical reaction takes place when current is supplied by the battery या by the external battery. In this cell, chemical reaction takes place when current is supplied by the external battery. ये फिजिक्स वाला है, यानी फिजिक्स में यही चलता है। When current is supplied by the external battery. जैसे मेरे प्यारे सरकार मोल्टेन NaCl है, एक्वस नहीं, मोल्टेन NaCl है, इसमें मैंने एक बैटरी लगा दी। बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा टर्मिनल एनोड कहलाता है और उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। बैटरी के नेगेटिव प्लेट से जुड़ा हुआ टर्मिनल कैथोड कहलाता है और उस पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो रिएक्शन एट एनोड, फटाफट लिखना, रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे क्या रिएक्शन हो जाएगा, Cl माइनस जाएगा और Cl2 में कन्वर्ट होके 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। और रिएक्शन एट कैथोड क्या हो जाएगा, रिएक्शन एट कैथोड पे 2 मोल सोडियम रिलीज 2 मोल इलेक्ट्रॉन को लेकर के सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन हुआ। देखो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, और यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हुआ।
तो यहाँ बिल्कुल उल्टी प्रक्रिया है कि नहीं, वहाँ रिएक्शन होता था तो करंट मिलती थी, यहाँ करंट देते हैं तो रिएक्शन होती है। बस एक लाइन यहां लिख दीजिएगा, हियर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। हियर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। हो गया इतना? ठीक है। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। किसके बारे में सरकार? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, कैसे समझा जाए, इन सब चीजों को आओ एक एक करके देखते हैं। प्यारे सरकार जरा एक बात को समझना, मान लीजिए कि हमने जिंक का एक रॉड ले लिया और उसको किसमें डिप करा दिया? ZnSO4 के एक सॉल्यूशन में। ZnSO4 के एक एक्वा सॉल्यूशन में मैंने जिंक का एक रॉड डुबो दिया। कोई प्रॉब्लम किसी को? जो बोलूंगा गौर पूर्वक सुनना। बच्चा साइंस की क्लास में डिस्कनेक्ट होता है, ये मैं जानता हूं, तुम डिस्कनेक्ट मत होना। जब मैंने जिंक के रॉड को ZnSO4 के सॉल्यूशन में डिप करा दिया तो जरा देखो क्या होता है। यहाँ पे मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम भी धीरे धीरे सीख जाओगे। ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और जिंक जो है रॉड में से सॉल्यूशन को जाता है। रॉड में से जिंक किस फॉर्म में? Zn+2 के फॉर्म में कहा जाता है? सॉल्यूशन में जाता है। मैं जानता हूं, तुम भी धीरे धीरे जान जाओगे। रॉड में से जिंक कहा जाता है? सॉल्यूशन। यानी जिंक रॉड का कन्वर्जन हुआ Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन में। बोलो हाँ। Zn+2 कैटायन है, भारी है, कहाँ चला जाएगा? सॉल्यूशन। भाई मान लो रॉड अगर सरफेस पे ऑक्सीडाइज हुआ और इलेक्ट्रॉन को कहाँ छोड़ जाएगा? रॉड पर। बोलो कोई समस्या? ठीक है। इसका मतलब कि जैसे ही जिंक के रॉड को ZnSO4 के सॉल्यूशन में डिप कराएंगे, रॉड में से जिंक कैटायन कहाँ जाने लगता है? सॉल्यूशन। अब अगर ये प्रोसेस कभी ना रुकती तो सारा का सारा रॉड कभी न कभी खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि कंटिन्यूअस रॉड में से Zn+2 निकल रहा है। बोलो हाँ। लेकिन ये प्रोसेस कंटिन्यूअस नहीं चलेगी, थोड़ी देर बाद इसमें एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा और Zn कन्वर्ट हो जाएगा Zn+2 और +2 इलेक्ट्रॉन में मैं कन्विंस कर देता हूं कि ये इक्विलिब्रियम क्यों स्टैब्लिश हो जाएगा। जरा देखना, सॉल्यूशन में ऑलरेडी ZnSO4 था। ZnSO4 मतलब Zn+2 और SO4 पे -2। सॉल्यूशन के अंदर मेरे प्यारे सरकार कैटायन और एनायन दोनों मौजूद है और कंटिन्यूअस रॉड में से कैटायन कहाँ आ रहा है? तो जब ये प्रोसेस होगा तो सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो पॉइंट नंबर 2 में मैं लिख देता हूं कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस इनसाइड द सॉल्यूशन। बोलो हाँ। अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो आ कौन रहा है? आवाज नहीं आई। उस पर कैसा चार्ज है? सॉल्यूशन में बढ़ कौन रहा है? पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में कोई तो ऐसी स्थिति आएगी जब सॉल्यूशन में इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाए, कोई तो ऐसी स्थिति आएगी जब कनेक्ट हो मुझसे, जब सॉल्यूशन में इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाए आने वाले पॉजिटिव चार्ज को दबा दे और आने ना दे। भाई इसमें से निकले, इसको दाब दे। बोलो तो क्या जिंक आ पाएगा? यानी थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। मतलब जरा समझना कि रिएक्शन तो चलती रहती है बट रिजल्टेंट कोई रिएक्शन नहीं होता। अगर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया तो RF बराबर क्या हो जाएगा? R। जिस रेट से ऑक्सीडाइज होगा उसी रेट से, तो मैं कह सकता हूं ना कि ओवरऑल जिंक कैटायन का आना रुक गया, क्योंकि जिस रेट से आ रहा है उसी रेट से कहां चला जा रहा है? अच्छा, वापस क्यों जाएगा? उसके पीछे 2 कारण है। सॉल्यूशन का पॉजिटिव चार्ज उसे धक्का मारेगा और जैसे जैसे ऑक्सीडाइज होगा वैसे वैसे रॉड पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
mass associated with the rod will increase, so negative charge will also increases on the rod. आई बात समझ में? अगर रॉड पर कौन सा चार्ज बढ़ेगा तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को जाने देगा कि बाल पकड़ के खींच लेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे खींच देगा कि नहीं खींच देगा? तो दो कारण हो गए, कौन कौन से? एक तो पॉजिटिव चार्ज को धक्का मारेगा और दूसरा नेगेटिव चार्ज उस पॉजिटिव को क्या करेगा? पकड़ लेगा। तो थोड़ी देर बाद उतनी सुगमता से, उतनी इजीली, उतना इजी वे में कैटायन रॉड में से सॉल्यूशन में, और जैसे जैसे चार्ज पॉजिटिव का और नेगेटिव का बढ़ता जाएगा तो थोड़ी देर बाद इसका इसमें जाना रुक जाएगा। ऐसा कहना उचित नहीं है। थोड़ी देर बाद एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। ये कहना उचित है कि जिस रेट से जाएगा धक्का देके उसी रेट से वापस भेज दिया जाएगा। पक्का? 100 रुपया कमाए, 100 रुपया खर्च कर दिए, रिजल्टेंट इनकम शाम को क्या है? 0। पक्का ना? ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रोसेस थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेता है। इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेता है तो मैं कह सकता हूं कि जिंक रॉड में से रिजल्टेंटली सॉल्यूशन को नहीं जाता है। उम्मीद करता हूं इतने क्लियर लैंग्वेज को आप जरूर समझ पाए होंगे। अब जरा सुनना ध्यान से। माय टारगेट इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पक्का? ठीक है। अब बच्चों जरा सुनना। पोटेंशियल डिफरेंस वहां क्रिएट होता है जहां पर अलग अलग अमाउंट में चार्ज मौजूद हो। बोलो, इतना तो फिजिक्स पढ़ के जानते होगे। अब जरा देखना यहां मैं कैसे सिस्टमेटिकली एक बात को कन्विंस करता हूं। सबसे पहले देखो, मैं कहता हूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट concentration and at equilibrium। इतना बोलना तो एकदम समझ लो मजबूरी है भाई लोगों अपनी। क्या क्या? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन एंड एट इक्विलिब्रियम। क्योंकि मेरे प्यारों आगे नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ोगे उसमें पता लगेगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है। तो जरा देखो, अगर मैं इस चीज को फिक्स ना करूं, जरा देखो, मान लो अवनीश भाई अपने घर में जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं और मैं अपने घर में निकाल रहा हूं। दोनों लोग टेलीफोनिकली कनेक्ट हैं। इन्होंने कहा सर 2 वोल्ट आ रहा है, मैंने देखा मेरा 3 वोल्ट आ रहा है। तो एक ही इलेक्ट्रोड के दो लोगों के एक्सपेरिमेंट करने से दो अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गए। अब इससे साइंटिफिक नॉलेज का आदान प्रदान करने में समस्या बढ़ रही है कि नहीं? अमेरिका में बैठा वैज्ञानिक निकाला उसका 5 वोल्ट, इंडिया में बैठा निकाला 6 वोल्ट, पाकिस्तान में बैठा वैज्ञानिक निकाला 3 वोल्ट। ऐसी समस्या आ जाएगी कि नहीं? कितना %? तो देखो, तो वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि फिक्स कर दो ना। बोलो, अब तक हमको अवनीश को मालूम नहीं था फिक्स करना, अब क्या मालूम हो गया? सेम टेम्परेचर पे निकाल रहे दोनों लोग, सेम सॉल्यूशन का मालूम। मेरे को 1 मोलर होता है, 2 मोलर ले लेते, अलग अलग वैल्यू आ जाती। तो सेम कंसंट्रेशन, अब इनको मालूम है, डेफिनेशन पढ़ चुके हम दोनों लोग, तो मालूम है कि टेम्परेचर क्या रखना है? फिक्स। कंसंट्रेशन क्या रखना है? फिक्स। अब दोनों का डेटा सेम आएगा। ये फोन कहें सर 2 वोल्ट आया, इधर सर का भी 2 वोल्ट आया। इसका मतलब अब साइंटिफिक लेन देन में उतनी समस्या, उतना क्योटिक, उतना क्योस नहीं मचेगा। बोलो, यानी दो देशों के वैज्ञानिक अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड कोई डेटा आपस में ट्रांसफर कर रहे हैं तो एक ही टेम्परेचर और एक ही कंसंट्रेशन पे निकाली गई वैल्यूज होंगी तो यूनिफॉर्म वैल्यू आएगी। अब 1 मीटर यहाँ इतना बड़ा होता, अमेरिका में इतना बड़ा होता, बोलो, और रेट एक ही होता तो अमेरिका से 1 मीटर ले आके यहाँ बेच लेते। हाँ, लेकिन 1 मीटर स्टैंडर्ड यूनिट है ना, अमेरिका में लो, इंडिया में लो, उसकी लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सिमिलर ये भी एक स्टैंडर्ड बनाया गया कि क्योंकि किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 बातों पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे, सॉल्यूशन के, और टेम्परेचर पर। इसलिए कृपया कर उसको कब निकालें? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एज वेल एज एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन एंड एट इक्विलिब्रियम। तो एस्टैब्लिश होना मांगता है ना। अब सुनना, the potential difference between सॉल्यूशन में कैसा चार्ज है? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, बट ज्यादा कौन है? और रॉड पे
अब जब ये दो रॉड सॉल्यूशन में घुसता होगा तो रॉड के सरफेस पे कैसा चार्ज है और सॉल्यूशन में, तो दोनों के इंटरफेस पे अपोजिट चार्जेस हैं कि नहीं, तो एक पोटेंशियल जनरेट होगा कि नहीं। तो देखो क्या लिखा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड मेटल रॉड इंटरफेस तो समझते हो ना। अगर मैं ओम भाई को तड़काऊं तो मेरा हाथ इनके गाल को कांटेक्ट पे आएगा कि नहीं आएगा, तो जहां हाथ गाल को छू रहा होगा वो हाथ और गाल का क्या है, इंटरफेस। आई बात समझे नहीं। जहां रॉड का सरफेस एरिया सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आएगा वो रॉड और सॉल्यूशन का क्या है, इंटरफेस। तो मैंने क्या लिखा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड मेटल रॉड इंटरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। शायद मैं आपको समझा सका हूंगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रुकना जरा, रुकना नहीं तो समय कम पड़ जाएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। अब जरा देखो यहां पर रॉड का क्या हो रहा है, तो शर्वी जी इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी कि यहां जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वही क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर इसी रॉड का क्या हो रहा होता, तो इसी रॉड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया है वही क्या कहलाता है, रिडक्शन पोटेंशियल। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जरा देखें कॉपर का मैंने एक रॉड ले लिया मेरे शेर और उसको मैंने किस में डिप करा दिया, CuSO4। जब मेरे सरकारों मैंने कॉपर के रॉड को CuSO4 में डुबोया तो मैंने देखा कि व्यवस्था कुछ अलग थी। सॉल्यूशन में से कॉपर +2 आयन, बिकॉज इट इज एक्वा सॉल्यूशन, और किसी भी सॉल्ट को पानी में डालते हैं तो वो अपने आयनों में टूट जाता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो देखिए कॉपर +2 रॉड पे जाने लगता है। कहाँ जाने लगता है, रॉड पे। यहाँ Zn+2 रॉड में से कहाँ जाने लगा था, यानी समय के साथ Zn का वेट लॉस होगा, बोलो, और स्लिम ट्लिम फिट हो जाएगा, नहीं आड़ा टेढ़ा हो जाएगा, कहीं से इधर से निकल जाएगा, इधर से निकल जाएगा, बोलो, पतला हो जाएगा जिंक का रॉड, और कॉपर का रॉड क्या हो जाएगा, मोटा, क्योंकि सॉल्यूशन में से कॉपर +2 आयन कहाँ जा रहे हैं, रॉड। क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, इन सब के लिए मैं जिम्मेदार हूं, घबराओ मत, मैं सिखाऊंगा। अभी केवल इतना सुनो जितने का काम है। पहला लेक्चर है ये, कॉपर +2 जब यहां जाएगा तो लगातार ये मोटा होता जाएगा। कॉपर +2 वहां जा करके रॉड से इलेक्ट्रॉन लेगा, और रॉड पे इलेक्ट्रॉन है, ये तो समझने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहते हैं, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu में, बोलो हाँ, कितना %, हाँ। तो सॉल्यूशन में से कौन गया, कैसा चार्ज था, इसलिए कौन सा चार्ज सॉल्यूशन में घट गया, कौन सा चार्ज सॉल्यूशन में बढ़ गया, रॉड पे से कौन खा लिया गया, तो रॉड पे कौन सा चार्ज कम हो गया, कौन सा चार्ज बढ़ गया, राइट आंसर। अब जरा देखो, पक्का, अब जरा देखो, अब फिर से वही होगा, थोड़ी देर बाद ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। द रीजन बिहाइंड दैट कि कॉपर +2 जब जाने को करेगा तो अंदर बढ़ा हुआ सल्फेट आयन उसको पीछे से, और रॉड पर बढ़ा हुआ पॉजिटिव चार्ज आने वाले कॉपर +2 को दे देगा एक लात और वापस भेज देगा कि नहीं, बोलो। तो ऐसा तो नहीं होता कि ये इस पे जाता ही नहीं है, ऐसा बोलना अनैतिक है। एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। इक्विलिब्रियम का एहसास तुम्हारे पास ऑलरेडी है कि जिस रेट से कॉपर जाता है उसी रेट से वापस भगा दिया जाता है, यानी ओवरऑल कॉपर यहाँ से यहाँ नहीं जाता। तो थोड़ी देर बाद जो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा, उस इक्विलिब्रियम के इस्टेब्लिश होने के फेवर में हो कि नहीं हो तुम्हें एहसास है कि नहीं, हाँ ऐसा हो सकता है। ऐसा होने के दो कारण हैं, कंटेनर के अंदर बढ़ा हुआ नेगेटिव चार्ज और रॉड पर बढ़ा हुआ पॉजिटिव चार्ज, दोनों कॉपर के रिडक्शन वाले रास्ते में बैरियर की तरह काम करेगा और इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर देगा। यानी जिस रेट से कॉपर गया उस रेट से क्या आ गया वापस, यानी गया ही नहीं, बोलो, एक्चुअली जा रहा है वो।
तो इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन रुकी हुई नहीं रहती है। हमने आपको इक्विलिब्रियम पढ़ाते समय समझा रखा है, रिएक्शन इज इन डायनेमिक कंडीशन बट रिजल्टेंट कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट एज वेल एज द रिजल्टेंट कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट इनटू रिएक्टेंट इज नॉट पॉसिबल। प्रति सेकंड जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है, अगले 1 सेकंड में उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदलता है। तो यहाँ रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको समझा पाया हूंगा कि यहां पर क्या एस्टेब्लिश हो जाता है। डू यू हैव एनी क्रॉस ओपिनियन? ओके लिसन, अब दिमाग को भरो, दिमाग को एक जगह ले आओ। कहता है कि आगे एक इक्वेशन आएगा, नर्स्ट इक्वेशन, उसे मैं थोड़ा पहले ही बता देता हूं। कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, ये दो बातें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को प्रभावित करती हैं, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उन पे डिपेंड करता है। बच्चा कम उम्र का है, उसके अंदर कियोस होता है। कैसे? अभी थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा कैसे। अभी इतना मान लो कि वो उस पे डिपेंड करता है, तो हम तुरंत उसको क्या कर देंगे, फिक्स। तो हम क्या कहेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट concentration and at constant concentration, और साथ साथ में हम क्या बोलेंगे, एंड इक्विलिब्रियम। इतना बोलना तय है, इतना नहीं बोला तो समझ लो कि डेफिनेशन गलत है। आपको बोर्ड भी तो देना है, ये बोर्ड में भी तो आएगा, ठीक है। तो अब अपन आगे क्या बोल देंगे, वही जो पीछे बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट, बोलो, बिटवीन मेटल रॉड एंड सॉल्यूशन इंटरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहां पर ओवरऑल क्या हो रहा है शेरों, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। रिडक्शन होने सॉल्यूशन में कैसा चार्ज बढ़ रहा है, सॉल्यूशन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है। अब जरा बताओ कि इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन। समझ में आया? कितना परसेंट? IUPAC की एडवाइजरी है कि कृपया करके जब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो बातों को रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही करें। उसने कहा कर सकते हो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के भी टर्म में, बट कृपया मेरी बात मानो, किसके टर्म में करो, नहीं तो पता लगे कि जिंक का रिडक्शन निकाल रहे हूं मैं, ऑक्सीडेशन। बोलो, तो फिर बवासीर हो जाएगा कि नहीं, डेटा अपोजिट साइन से आने लगेगा। तो एडवाइजरी है ये कि आप जो है किसके टर्म में बात करें, ज्यादातर कोशिश करें कि किसके टर्म में बातें करें, रिडक्शन पोटेंशियल। बात ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के भी टर्म में कर सकते हैं, मैं सिखाऊंगा और बाल बाका नहीं होने दूंगा आपका, बट अपने को कोशिश करना है किसके टर्म में अपन ज्यादा बात करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्या आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा, ये महसूस हुआ? हाँ बोलिए। सर वहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, तो ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि मतलब रिजल्टेंट रिडक्शन? रॉड का क्या हो रहा है, रॉड पे क्या हो रहा है, रॉड पे एवरीथिंग इज विद रिस्पेक्ट टू रॉड, रॉड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। और यहाँ रॉड पे क्या हो रहा था, तो हम लोग रॉड का निकाल रहे हैं ना, सॉल्यूशन का थोड़ी पोटेंशियल निकाल रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? कितना परसेंट? 100%। पक्का? ठीक है। इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो जरा सा और जो है धैर्य का परिचय दें और मुझे कुछ बातें और बोलने दें। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब आपने पढ़ लिया सरकारों, तो जरा देखें कि हम लोग थोड़ी बातें करते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें सिखा देता हूँ। सबसे पहले सिखाता हूँ दो बात कि कैसे गैल्वेनिक सेल काम करता होगा। ध्यान पूर्वक सुनना उसको, वर्किंग ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। उसके बाद बढ़ा दूंगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। खूब ध्यान से देखें, वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। ठीक है प्यारे सरकार, ध्यान पूर्वक बातों को समझिएगा। सरकार मेरे, जिंक के रॉड को हम लोगों ने ZnSO4 में डाला और जिंक क्या हो गया, ऑक्सीडाइज।
और रॉड पे क्या छोड़ गया? पक्का? कॉपर के रॉड को CuSO4 के सॉल्यूशन में डाला तो कॉपर के रॉड का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। कॉपर के रॉड पर आके कॉपर जमने लगा। कहां से? CuSO4। तो यहाँ कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिव। कितना परसेंट? हाँ, 2 हाफ सेल को जब हम किससे जोड़ देते हैं? एक्सटर्नल वायर, तो वो किस, और साथ साथ सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप की ट्यूब होती है जो इंटरनली 2 हाफ सेल को क्या करती है? कनेक्ट करती है। तो ये पूरा हमारा क्या बन गया? सेल। बोलो हाँ। ध्यान पूर्वक समझना और एक बार के लिए एज्यूम करो कि सॉल्ट ब्रिज नहीं है। क्या एज्यूम कर दो? सॉल्ट ब्रिज नहीं है। ठीक है, अब जरा देखना, यहाँ पर जिंक किसमें कन्वर्ट हुआ होगा? Zn+2 में और +2 इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ। यहाँ पर कॉपर किसमें कन्वर्ट हुआ होगा? Cu+2 टेक्स 2 इलेक्ट्रॉन और कन्वर्ट हो गया होगा किसमें? कॉपर। जब तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई होगी और यहाँ पर घट गई होगी। बोलो, पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। अब तुम जानते हो करंट का, एक दिन मैंने तुम्हें स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताया था कि किसी भी वायर में करंट फ्लो नहीं होता। एक सिरे से जितने जैसे इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं, दूसरे सिरे से उतने ही अदर इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। जैसे मैं एज्यूम करूं कि सपोज करो ये एक पाइप है और पाइप के अंदर बॉल्स भरी हुई हैं, तो क्या जो बॉल यहाँ डालते हो यहाँ से वही बॉल निकलती है? नहीं। ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉनों के साथ होता है। जो इलेक्ट्रॉन एक सिरे पे बढ़ता है वही दूसरे सिरे पे निकलता नहीं। अगर ऐसा होता तो तुम बटन दबाती आज और परसों चलता पंखा। उतने सॉलिड वायर में इलेक्ट्रॉन टहलता हुआ जाता कि नहीं जाता? बोलो। लेकिन तुम बटन दबाती हो और पंखे के चलने और बटन दबाने के बीच कोई टाइम लैगिंग? तुमने दबाया नहीं कि वो चला, तुमने बटन ऑन किया नहीं कि देयर इज नो टाइम लैगिंग बिटवीन स्विचिंग ऑफ एंड स्विचिंग ऑन अ लाइट। तुमने ऑन किया, जल गया, तुमने ऑफ किया, बुझ गया। बोलो, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है। नहीं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लाइट तक जाने में कुछ तो समय लगता ना, टाइम लैगिंग होती कि दबाते थोड़ी देर बाद जलता। बोलो, ठीक है। तो इस बात को एहसास करने में कोई समस्या है? जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया ना, और हमने इस अदर वायर से जोड़ा, बस भन्न से पूरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया? कितना परसेंट? 100%। और क्या हो गया? करंट बह गया कि नहीं? तो करंट किधर से बाहर, किधर से किधर बाहर? भाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन को करंट का फ्लो कहते हैं। बोलो हाँ। तो ये जो तुम्हारा गैल्वेनिक सेल है जिसमें जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और कॉपर का क्या हो रहा है? उसमें बाहर इलेक्ट्रॉन किधर से किधर बहता है? इलेक्ट्रॉन किधर से किधर बहता है? फ्लो। इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है फ्रॉम जिंक टू कॉपर। तो हम जानते हैं करंट फ्लो किधर से किधर होगा? फ्रॉम कॉपर टू जिंक। ये क्या है? कैथोड, यानी फ्रॉम कैथोड टू एनोड। बाहर करंट बहता है। बोलो हाँ। कितना परसेंट? हाँ। अब जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़े हो? जब तक तुम Zn आयन के कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब नहीं करोगे तब तक अब और इलेक्ट्रॉन बनेगा नहीं, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन बना था बह गया। यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ रिडक्शन हो गया। तो कोई बैटरी खरीद के लाती हो कि 2 सेकंड करंट दे दो, ले आती होगी कि साल भर 6 महीने चले ना। अभी तो 2 सेकंड करंट दे के बेकार हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एनोड पे पैदा हुआ था वो सब इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? कैथोड पे। क्षणिक मात्र करंट मिली, बात खत्म हो गया। अगर तुम्हें कंटिन्यूअस करंट चाहिए तो तुम्हें एनोड पर कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन पैदा करना पड़ेगा, और वो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता रहेगा कैथोड पर और प्रोसेस चलता रहेगा। तो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन पैदा हो, इसके लिए तुम्हें समझाना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें ऑलरेडी केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा रखा है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ली चैटलियर वी विल डिस्टर्ब द कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 ion and reaction will pushed in the forward direction and the formation of more and more electron will occur and current will continuously flow through the circuit। अब देखो डिस्टर्ब करने चल रहा हूँ, तुरंत सॉल्ट ब्रिज लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? अब सॉल्ट ब्रिज कैसे डिस्टर्ब करेगा थोड़ा सा बता देता हूँ। सॉल्ट ब्रिज में आयंस भरे होते हैं।
क्या भरे होते हैं? कौन आयन होते हैं, कैसे होते हैं बताऊंगा, अभी तुम इतना समझ लो कि K प्लस Cl माइनस मान लो 2 आयन है। क्या है? यहाँ कौन सा चार्ज ज्यादा है? अभी कोटूंगा पकड़ के। कौन सा सॉल्यूशन में? पॉजिटिव। अबे जिंक गया है ना, कौन सा चार्ज ज्यादा है सॉल्यूशन में? तो उसकी पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? पक्का ना? तो ये Cl माइनस टुन इसके पास चला जाता है, बोलो हाँ। और यहाँ से Zn प्लस 2 और 2 मोल Cl माइनस मिलकर के क्या बना देते हैं? ZnCl2, बोलो हाँ। ये उसी सॉल्यूशन में घुला रहता है। तो जैसे Zn प्लस 2 कंज्यूम हो गया, दन से रिएक्शन किधर चली जाएगी? फट से। और क्या बन जाएगा? वो फट से कहाँ चला जाएगा? अबे बोल ना, कहाँ चला जाएगा? कैथोड पे, कॉपर वाले रॉड पे, बोलो। और करंट बहती गई। अब रुको, यहां से K प्लस आया, रुको ना एक बार और फील कराता हूं। देखो कौन जिंक को आने से रोक रहा था? खुद Zn प्लस 2 दबा दिया गया कि नहीं? जैसे उसकी संख्या कम होगी, दन से जिंक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब बोलना, पक्का ना? यहां कौन कॉपर को जाने से रोक रहा है? कॉपर को जाने से कौन रोक रहा है? 2 बातें, रॉड का, सॉल्यूशन का, यस सॉल्यूशन का, रॉड का, सॉल्यूशन के अंदर कौन सा चार्ज ज्यादा है? तो कौन आएगा इसकी तरफ? ऐसे अब बाहर से नहीं आता है, नहीं कहते सर यहाँ से निकल के आ रहा है, अबे अंदर आएगा ऐसे कि नहीं आएगा? बोलो। ठीक है, तो यहाँ K प्लस आकर के सल्फेट आयन को कंज्यूम कर देगा और K2SO कहाँ जाएगा? K2SO अबे सॉल्यूशन में रहेगा बे, बोलो। और ये आयोनाइज नहीं होता है बहुत ज्यादा, उसी में मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ यू कैन से प्रेसिपिटेट, बोलो। तो जैसे ही सल्फेट आयन रंगबाज बन रहा था, कॉपर को जाने से रोक रहा था, कंज्यूम हो गया, अब 60 से कॉपर चला जाएगा, 60 से जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, 60 से इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा, 60 से कॉपर रिड्यूस हो गया, करंट बह गई, बोलो। यही प्रोसेस सट चलता रहेगा और करंट खट मिलती रहेगी। आई बात समझ में कि नहीं आई? अब सुनो ध्यान से एक बात, जो तुमसे सब कुछ समझने के बाद भी गलत हो जाएगा। पूछो क्या? बाहर करंट किधर से किधर गई? अंदर जरा देखो, किधर से किधर? अबे बाहर जाऊं रोड पे पूछने? बताना। एनोड से पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को करंट के फ्लो का डायरेक्शन माना जाता है, ऐसा अभिनव सर ने आपको सिखाया होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर बह रहा है? K प्लस, एनोड से नेगेटिव चार्ज के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन को करंट का फ्लो माना जाता है। Cl माइनस किधर से किधर जा रहा है? तो करंट क्या होगा? बाहर किधर से किधर? पक्का ना? ये है एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल। और इंटरनल में एनोड से, अब ये क्वेश्चन पूछता है, एनोड से कैथोड जाता है। आई बात समझ में कि नहीं? पक्का। इसे हम कहते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर रिएक्शन हुआ, जिंक ऑक्सीडाइज हुआ और कॉपर रिड्यूस हुआ, इसलिए क्या मिला? करंट। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि केमिकल एनर्जी Ce लिख दूं, इज कन्वर्टेड इनटू ई मतलब दांत दिखा ना, ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पक्का ना? ठीक है, तो यहाँ केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में हो गया? ऐसे प्रोसेस को साइंस में बोला जाता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। समझे कि नहीं? जबरदस्ती कुछ नहीं करना पड़ा, यहाँ हमने सिर्फ रॉड को सॉल्यूशन में डुबोया है और कोई जबरदस्ती नहीं किया है और दंदन प्रोसेस होने लगा। इसे हम क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस। अपने आप हुआ ना, जो भी कुछ आस्था अपने आप होता है उसे क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस। आगे लिख लेना, ठीक है? अब सुनो, अगर यही हम फोर्सफुली कराते, यानी कि
सेल लगा करके करंट फ्लो कराते तो वो क्या हो जाता, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ओवरऑल आइडिया लगा होगा। डू यू हैव एनी क्रॉस ओपिनियन, कुछ भी ऐसा जो आप पूछना चाहते हो? ठीक है, तो ये मैंने आपको क्या बता दिया, वर्किंग ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे, पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पे अब आज और कल का लेक्चर बेस्ड होगा। सुनते चलो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इलेक्ट्रोकेमिकल, इसका आपको थोड़ी झलक मैंने रिडॉक्स में दे रखी है, बट वो थोड़ी झलक दे रखी थी, उसके दम पे आप यहाँ छोटी मोटी चीज़ें नीट लेवल की तो कर दोगे, बट मुझे थोड़ा अच्छे से ट्रेन करना है, समझे कि नहीं समझे? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है अगर हम एलिमेंट्स को उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखें तो एक सीरीज बनती है, जिसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। Whenever elements are arranged in the increasing or decreasing order of their electrode potential, then formed series is known as electrochemical series। ध्यान पूर्वक देखते चलना, मैं लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ कि when elements, आपको लिखना नहीं है, when elements are arranged, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है, when elements are arranged in increasing or decreasing order of their electrode potential, then formed series is known as इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब सबसे मेन बात, हम जो सीरीज बनाएंगे वो किस में होगा, रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। किस में होगा, रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो हम यहाँ दूसरा पॉइंट लिखेंगे, आवर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। समझा कि नहीं समझा? एनसीईआरटी में उल्टा है, बट कोई बात नहीं, हमने उसको बहुत सिस्टमैटिक वे में पलट के सही कर रखा है, घबराएं नहीं। देखें, सबसे पहले इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, देखें, उसको मैं बताता हूँ। 5 तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब बिना इसको याद रखे दिया ही नहीं जा सकता। सबसे पहला, which one is the best oxidizing agent? दूसरा, which one is the best reducing agent? And which can be used as a anode and which can be used as a cathode? चौथा क्वेश्चन है कि which of the following metal replaces hydrogen from the dilute acid? 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां, which cell reaction is spontaneous? या एक क्वेश्चन बिल्कुल एसिड के ही जैसा बनता है, which of the following metal will remove hydrogen from the water steam? ये 5 से 6 तरीके के बेसिक क्वेश्चन है, बाकी इसमें वो बहुत सारी डाइवर्सिटी क्रिएट करता है, बहुत डाइवर्सिटी, उसको अब हमको हैंडल भी करना पड़ेगा। तो बेसिक तौर पे 5 से 6 तरह के क्वेश्चन हैं जिनका जवाब असंभव है बिना इसे याद रखे देना। तो सबसे पहले हम लोग इसे याद रखने की ट्रिक्स को देखते हैं, जिसमें हमने पढ़ रखा है कि ले के भारत सरकार का नाम, मांगे महान पंथ, उसके बाद क्या आएगा, जान कर फेंके कैडमियम कोई नीचे। उसके बाद आएगा सोना प्रॉब्लम है, उसके बाद आएगा सोना प्रॉब्लम है। इसके सामने 0 बोल्ड लिखते हैं, क्यों कैसे सब बताऊंगा। सोना प्रॉब्लम है, फिर आएगा आगे हाजी बाहर और कल आओ
फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज द टॉप एंड दिस वन इज द बॉटम। आई बात समझ में? तो जब हम यहाँ पीछे आपने क्या लिखा है कि आवर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। जब हम, ये हमारा टॉप है और ये हमारा क्या है, बॉटम है, तो जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। आई बात समझ में? ठीक है। अब जरा देखो, रिडक्शन पोटेंशियल पीछे आपने पढ़ा है, बोलो ये क्या था आपका, ये रहा रिडक्शन पोटेंशियल। बोलो रिडक्शन पोटेंशियल कब ज्यादा होगा, जब रिडक्शन ज्यादा हो। भाई रिडक्शन ज्यादा होगा तभी तो इस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा और अंदर में नेगेटिव चार्ज। नहीं समझा? यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल का ज्यादा होना ये बात प्रमाणित कर रहा है, प्रूफ कर रहा है, उसका रिडक्शन क्या हुआ है, यानी जिसका आरपी ज्यादा होगा उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी पक्का ना? कितना परसेंट? फिर से सुन लीजिए, रिडक्शन पोटेंशियल कब ज्यादा होगा, जब रॉड पर पॉजिटिव चार्ज, सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज। ऐसा कब होगा, जब रिडक्शन का एक्सटेंट क्या हो, ज्यादा। पक्का ना? कितना परसेंट? 100%। यानी कि जब रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है इसका मतलब उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो प्यारे सरकार जरा देखिएगा, मैं कुछ बोलूंगा, टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। अब यहां लिखता हूं, अगर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस बढ़ जाएगा, और जो बढ़िया से रिड्यूस होता है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग हो जाता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी जो जितना नीचे है वो उतना ही बढ़िया पक्का। ठीक है, अब और बातें जानते रहिएगा, छोटी छोटी करके देखो। और बातें क्या जानोगे, जो बच्चों ई ऑक्सीडेशन होता है वो माइनस ऑफ ई रिडक्शन के बराबर होता है। ध्यान रखें इसको, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे की उल्टी प्रक्रिया है। अगर हमें कहीं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है और रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए तो सिर्फ उसके सामने क्या कर देना है, माइनस से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ये आप ध्यान रखें, समझे क्या? फॉर्मूला समझ के आप इसे क्या रखें, ध्यान रखें। अब जरा देखिए, तो अगर मैं उल्टा चलूं, क्या करूं, ये हमने क्या मूवमेंट किया, फ्रॉम टॉप टू बॉटम किया। अब अगर मैं बॉटम टू टॉप मूवमेंट कर दूं, तो बॉटम टू टॉप मूवमेंट अगर करूंगा प्यारे बच्चों, तो जरा देखो क्या स्थिति पैदा होगी। बॉटम टू टॉप जाएंगे तो आरपी जो बढ़ रहा था वही आरपी अगर कम होगा तो ओपी माइनस साइन है ना। जरा देखो, रिडक्शन अगर ई रिडक्शन कम हुआ तो ई ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा ना। नहीं समझा? ठीक है, आरपी अगर घटा तो ओपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वैल्यू रख करके चेक कर लो। अरे ये मान लो, एक बार मान लो ये माइनस, मान लो ये कितना था, ये मान लो 5 था, बोलो अब ये घट करके कितना हो गया, 3। तो -5 बड़ा होगा कि -3 बड़ा होगा? तो आरपी जब कम हुआ, 5 से 3 हुआ, तो ओपी बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? पक्का। ठीक है, तो ओपी बढ़ा तो आरपी बढ़ा था तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या थी, ज्यादा। ओपी बढ़ेगा तो हाँ, तो टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, ये क्या हो जाएगा, ज्यादा। यानी कि जो अच्छे से ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये तो जानते हो ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ जो होगा, रिड्यूसिंग एजेंट का जो स्ट्रेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा। यानी बॉटम से टॉप जाएंगे तो हमें अच्छा क्या मिल जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट मिल जाएगा। तो हमने इतनी देर में बहुत बेसिक चीज़ों को एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूं कि आप इसको क्या किए होंगे, याद रखे होंगे और आपको ये आता होगा। बोलो, अब हम इसके एप्लीकेशंस को यूज़ कर देते हैं, 1 बाय 1 करके देखते चलें। बोलो, फिर इस पे आज का जो क्वेश्चन होगा बहुत बेसिक लेवल का होगा, लेकिन कल जो क्वेश्चन होगा वो पीपीटी फॉर्म में वो बिल्कुल भी बेसिक लेवल का नहीं होगा। वहाँ आपको बहुत सिस्टमैटिक परफॉर्म करना पड़ेगा।
देखो सरकार, सबसे पहले इस पे जो क्वेश्चन बनता है टाइप 1 कहता है कि आइडेंटिफाई विच वन इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कह देगा? सारे क्वेश्चनों के लिए सेम स्टेटमेंट है, आइडेंटिफाई विच वन इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। और आपको दे दिया, मान लो आपको दे दिया कॉपर, आपको दे देता है सोडियम, आपको दे देता है तीसरा एल्युमिनियम और आपको चौथा दे देता है कैडमियम। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दे देता है जिंक, ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 2 में ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 3 में गोल्ड और ऑप्शन नंबर 4 में दे देता है Hg। और आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा दे देता है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहता है ऑप्शन नंबर 1 में मैग्नीज, ऑप्शन नंबर 2 में वाटर, ऑप्शन नंबर 3 में हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 4 में आपको दे देता है Ag दे देता है। क्या दे देता है? मान लो ये हमारे पास 3 क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है कि विच वन इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब कौन बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके लिए दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट होगा तभी तो आदमी बोल पाएगा। टॉप टू बॉटम जानते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल, तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी, जो जितना बढ़िया से रिड्यूस होगा वो उतना ही बढ़िया। बस हमसे क्या पूछ रहा है? रिड्यूसिंग। तो बॉटम टू टॉप जाएंगे तो आरपी, तो ओपी, तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, जो जितना बढ़िया से ऑक्सीडाइज होगा वो उतना ही तगड़ा। ओवरऑल बात हमें ये ढूंढनी है कि इसमें से कौन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर की तरफ है। ओवरऑल यही टास्क है कि नहीं? अब ऊपर की तरफ है, ये क्या वहां देखोगे ऊपर की तरफ है? उसको दिमाग में याद रखना पड़ेगा कि नहीं? तो वहां एग्जाम में देखोगे ऊपर की तरफ है, याद रखना पड़ेगा। याद कैसे होगा? दिमाग से। देखो, लेके भारत सरकार का सोडियम सबसे ऊपर है, ये जितने हैं देखो, लेके भारत सरकार का नाम पहले आ गया कि नहीं? तो सोडियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरे में आ जाओ, लेके भारत सरकार का नाम, देखते रहो, मांगे अली जान, बोलो आगे आओ, जान, लेके भारत मांगे अली, ये तीनों बोलो। इन चारों ऑप्शन में ये बेस्ट क्या था? रिड्यूसिंग। इन चारों ऑप्शन में ये क्या था? बेस्ट। इन चारों ऑप्शन में ये क्या था? बेस्ट। पक्का? कितना परसेंट पक्का? ठीक है। टाइप 2 पूछेगा। टाइप 2 कैसे पूछेगा देखिए, और इतना आसान सब नहीं रहेगा क्योंकि अब मैं कल इस पे एक दिमाग वाले क्वेश्चन ले आऊंगा और उन दिमाग वाले क्वेश्चन को करने के लिए अलग से कुछ नहीं चाहिए, केवल आज की पढ़ाई गई बातें दिमाग में क्या होनी चाहिए? क्लियर बिल्कुल। और याद देखिए, अगर इसी क्वेश्चन में वो हमसे खेल बनाने को कहता और हमको यहाँ पे मिटा देता मैं, और यहाँ लिख देता मैं टाइप 2, क्या लिख देता? और यहाँ क्या लिख देता कि विच वन इज द बेस्ट, या चलो अलग पेज पे कर देता जिससे आपको बाद में शेयर कर दो तो दिक्कत ना हो। टाइप 1 दूसरा में कर देता टाइप 2, जिसमें कहता कि आइडेंटिफाई, क्या कह देता? आइडेंटिफाई बेस्ट, बोलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन दे देता, हमें क्वेश्चन नंबर 1 दे देता। इतना आसान नहीं है, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दे देता? हमें दे देता पोटेशियम, और हमें क्या दे देता? क्रोमियम, और तीसरा दे देता सिल्वर, और चौथा दे देता क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दे देता? मैग्नीज, और क्या दे देते था? वाटर, मर्क्यूरी, और क्या दे देता? कॉपर, और चौथा क्या दे देता? वाटर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कर देता? ऑप्शन नंबर 1 में दे देता वाटर, ऑप्शन नंबर 2 में दे देता पोटेशियम, ऑप्शन नंबर 3 में दे देता बेरियम, और ऑप्शन नंबर 4 में क्या दे देता? SR। और हमसे कहता पहचानो इनमें से कौन बेस्ट। टॉप टू बॉटम जाओगे तो RP, तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी,
जो जितना बढ़िया से रिड्यूस होगा वो उतना ही तगड़ा होल सोल बात क्या देखनी है कि कौन नीचे की तरफ है, बोलो कौन नीचे की तरफ है। ये पकड़ने के लिए हमें 100% क्या याद होना चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद रखना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो जरा देखो टॉप टू बॉटम मूव करो। लेके भारत सरकार का मांगे अली जान कर कैडमियम कोई नीचे सोना प्रॉब्लम है, कुवैत आए आगे। क्लियर हो गया, यही है सबसे नीचे बाहर। और कल आओ फिर बोलो, इसमें आ जाओ। देखो कौन सबसे नीचे है, लेके भारत सरकार का नाम मांगे अली महान। सबसे पहले ये आ गया, नंबर 1 पे ये आ गया। नंबरिंग कर दो दिक्कत हो तो। मांगे अली महान जान कर फेंके कैडमियम कोई सोना प्रॉब्लम, कुवैत आए। सुनो ये 2 नंबर पे आ गए, ये 3 आ गए। कुवैत आए आगे। सबसे नीचे कौन है, तो सबसे अच्छा कौन है, HG। उसके बाद आ जाओ, ले के भारत सरकार का नाम मांगे अली महान पानी। सबसे नीचे कौन है, ये क्या हो गया, एनी प्रॉब्लम। तो जो पहला पॉइंट था क्या सेलेक्ट करना कि कौन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या कौन सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। आगे जरा देखिए, उसके बाद जो टाइप 3 बनेगा वो किस तरह का क्वेश्चन बनेगा। देखिए टाइप 3 बनेगा कि मान लो मैंने तुम्हें 2 इलेक्ट्रोड दे दिया, मैंने तुम्हें एक सोने का रॉड दे दिया, एक चांदी का रॉड दे दिया, बोर्ड पे नहीं तो खुश हो जाओ कि सच में मिल जाएगा। और फिर मैंने तुम्हें एक जिंक का दे दिया, एक सिल्वर का दे दिया, फिर मैंने तुम्हें एक लोहे का दे दिया और एक कैडमियम का रॉड दे दिया। मैंने कहा अपने घर जाओ और एक सेल बना के लाओ। तो क्या तुम वहाँ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो खेलोगे कि जो 100 में लागा तागा चोर निकल के भागा, इसका बना दो एनोड? नहीं, वहाँ कैसे फैसला करना पड़ेगा, दिमाग से। एनोड, अब इस बात को समझो, इस बात को अगर देश समझ जाए, दुनिया समझ जाए, बच्चा समझ जाए, पेरेंट्स समझ जाए तो सबका भला हो सकता है, टीचर समझ जाए। जो जिन कामों को बेहतर कर सकता है उससे उन्हीं कामों में एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, हाँ या ना। अगर मैं एज्यूम करूं कि कुत्ता गाय की तरह दूध क्यों नहीं देता है, तो पूरे जीवन कुत्ता मुझे निरर्थक प्राणी लगेगा कि नहीं, बोलो। और अगर मैं गाय से एज्यूम करूं कि क्यों दौड़ दौड़ के चोरों को नहीं भगाती, क्यों प्रोटेक्ट नहीं करती, क्यों सबको जाके काट नहीं लेती है, रात में ट्रेसपासर्स को क्यों बाढ़ नहीं करती है गाय, तो जीवन भर गाय क्या लगेगी, बेकार, निरर्थक। इसलिए गाय की कीमत है किसमें, दूध देने में, और कुत्ते का नेचर है प्रोटेक्ट करने में, हाँ या ना। सिमिलरली कोई बच्चा है जो मान लो डॉक्टर नहीं बनना चाहता, इंजीनियर नहीं बनना चाहता, मम्मी बनाना चाहती हैं, उनका अपना ईगो है और वो पता लगा कि कुछ पेंटिंग अच्छा कर लेता है या कोई भी काम अच्छा कर लेता है, वो बेचारे का कहीं और इंटरेस्ट है। कुछ बच्चे रहते हैं बेचारों का सोने में इंटरेस्ट रहता है, तो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कोई ढंग का आदमी जो कुछ ढंग का काम करना चाहे, सोने में इंटरेस्ट रखने वाले से तो ज़बरदस्ती ही कराया जाना चाहिए। बट अगर किसी का कुछ अपना एक सिलेक्शन है, एक अपना फील्ड है जहाँ वो काम करना चाहता है, तो मुझे लगता है वहाँ उसको क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। यानी कि जो जिन चीज़ों को बेहतर कर सकता है उसको उन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व करना चाहिए। आइए सेम इस बात को इस क्वेश्चन में अप्लाई कर देते हैं। अगर हमें एक का बनाना है एनोड और दूसरे का क्या बनाना है, कैथोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो जिसका ऑक्सीडेशन अच्छे से होगा उसका एनोड बना दो, या उसका एनोड बनाओगे जिसका ऑक्सीडेशन गंदे से होता है। ये तो अनैतिक बात हो गई ना, बोलो। या तुम्हें कैथोड बनाना है तो उसका कैथोड बना दो जिसका रिडक्शन अच्छे से होता है। एक का कैथोड बना दोगे तो दूसरे का कंफ्यूज हो जाओगे, बस ससुरो दूसरा तो फिर एनोड हो ही जाएगा ना। यानी कि तुम्हें सिर्फ कैसे सेलेक्ट करना है, आइदर on the behalf of oxidation potential we will select anode, or on the behalf of reduction potential we will select
कैथोड। एक का सिलेक्शन हो गया तो दूसरा उसका उल्टा हो जाएगा, एक एनोड हो गया तो दूसरा एनोड नहीं हो सकता, फिर उसको कैसे बनाया जाएगा, कैथोड की तरह। तो चलो देख लेते हैं, एनोड का सिलेक्शन करते हैं। जो सबसे ऊपर होगा उसका एनोड बनाओगे, रीजन जो सबसे ऊपर होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, जो जितना बढ़िया से ऑक्सीडाइज होगा उसका इतना एनोड बना देंगे। तो देखो, लेके भारत सरकार का नाम मांगे अली बहान, जान कर वे के कैडमियम कोई नीचे सोना प्रॉब्लम है, कुवैत आए आगे, इसका क्या बना दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, एग्जामिनर पूछेगा तुम्हें कि 2 रॉड है किसका एनोड बनाओगे, तो देखो, लेके भारत सरकार का नाम मांगे अली महान जान, एनोड, तो ये क्या हो जाएगा, जो ऊपर है उसका एनोड। लेके भारत सरकार का नाम मांगे अली महान जान कर फेंके, इसका एनोड, तो इसका क्या हो जाएगा। तीसरा टाइप ये होगा कि सिलेक्शन ऑफ रॉड्स इन एनोड एंड कैथोड। आप इसको लिख लेना कि नोट्स में जब बनाना, तो सिलेक्शन ऑफ रॉड इन एनोड या इन फॉर्म ऑफ एनोड एंड कैथोड, एनोड और कैथोड के फॉर्म में रॉड का सिलेक्शन। कितने टाइप हो गए, 3। जो 4th टाइप होगा, 2 घंटे की क्लास है ना, जो अभी कितना टाइम बचा है, आधा, मजा आ जाएगा। जो 4th टाइप है, कौन सा टाइप, 4th टाइप। 4th टाइप जो है प्यारे बच्चों, वो क्या है, बाद में तुम्हें लिखने का टाइम दे दूंगा तो घबराए ना, थोड़ा इफेक्टिव यूज करने दे, 10 मिनट और ज़्यादा। 4th टाइप जो है वो है कि कौन डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन गैस को रिमूव करेगा, या कौन वाटर स्टीम में से हाइड्रोजन गैस को रिमूव करेगा। तो मैं 4th टाइप को ऐसे लिख देता कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट मिनरल एसिड या डाइल्यूट एसिड और फ्रॉम वाटर स्टीम। देखो, दोनों में एक लॉजिक चलेगा, ध्यान पूर्वक समझना। सो रहे हो बेटा, ठीक है, सो जाओ सर पे हाथ रख करके। इधर देखो, जैसे मान लो एसिड है H2SO4, जैसे मान लो HNO3 है, HCl है, HI है, HBr है, H2SO3 है, या whatever so on, बहुत सारे एसिड्स। बोलो, इनको अगर हम लोग देखें तो ये आयोनाइज होकर के हाइड्रोजन कैटायन देंगे और बवासीर एनायन देंगे। बोलो, उसको मेरे को क्या करना, उससे मेरा ज़्यादा यूज़ नहीं है। ये जहाँ पे है वहाँ पे उसको अंडरलाइन कर देता हूँ। इस एनायन को पोपचे में ले लो क्योंकि ये काम आएगा। देखो, सॉल्यूशन के अंदर जो इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसके अंदर हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, कैटायनिक फॉर्म में, H+ के फॉर्म में, which is also known as प्रोटॉन। इसे हमें निकालना है किसके फॉर्म में, H2 के फॉर्म में। बोलो हाँ, यानी कैटायन को हटाना है गैस के फॉर्म में, राइट। यही ओवरऑल टारगेट है, ठीक है। अब एक इस धरती पे रूल चलता है, वो रूल है कि बेहतर करने वाला बुरी तरह से करने वाले को हमेशा क्या कर देता है, हटा देता है। फॉर एग्जाम्पल, ड्राइवर रखना चाहते हो, एक आदमी जो रैश ड्राइविंग करता है और आपकी गाड़ी को हमेशा ठोक देता है, और एक ड्राइवर है जो बिल्कुल मक्खन जैसी गाड़ी चलाता है, तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे, जो मक्खन जैसी गाड़ी चलाता है। मान लीजिए कि 2 बच्चे हैं क्लास में और दोनों नीट या जेई का एग्ज़ाम देते हैं, और दोनों बच्चों में से एक है जो कुछ भी नहीं पढ़ाई करता, इधर उधर हरकतें करता है, एक है जो पूरे 2 साल तक सिस्टमैटिक वे में पढ़ाई किया है। तो एग्जामिनर किसको चूज़ कर लेगा अपने थियोरी के दम पे, अपने पेपर के दम पे किसे चूज़ कर लेगा, जो बेहतर परफॉर्मर होगा। बोलो, मानते हो कि नहीं मानते हो। एक नौकरी करने जाता है आदमी और कुक है, मान लो वो खाना बनाया, तेल डाल दिया ज़्यादा, और एक कुक है जो परफेक्ट एकदम नमक तेल मिर्च मसाला सब बैलेंस है।
कौन तुरंत सेलेक्ट हो जाएगा 2 मिनट में? जो परफेक्शन से अपने काम को कर रहा है। शायद ये जिंदगी परिवर्तन करने वाला रूल हो सकता है कि याद रहे, हमेशा परफेक्शन के साथ जो अपने काम को करता है वो उसे हमेशा रिप्लेस कर देता है जो अपने काम को परफेक्शन से ना करे। मान लीजिए मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मैं आप मुझसे डाउट पूछो, कल बताता करके पूरे 6 महीने निकाल दूँ। आप मुझसे कुछ हेल्प मांगो, मैं जो है बहाने मार के निकल जाऊं, और मैं कुछ चीज़ें, कुछ कॉन्सेप्ट टफ हो, मुझे ना आते हो, मैं किनारे कट लूं। ऐसा इसमें बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ ऐसा करना संभव नहीं है, बिकॉज दे आर अवेयर्ड, वो सब जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सोचो कि ये कोचिंग सर्वाइव होती रहेगी लंबे समय तक, तो ये पॉसिबल नहीं है। 2-4 साल बाद बच्चा आना बंद कर देगा। 1-2 साल तक इधर उधर की बातें करके लोगों को रोक सकते हो, बट अगर आपको लॉन्ग टर्म में मार्केट में सस्टेन करना है तो आपके अंदर एक टीचिंग स्किल होनी चाहिए। अदरवाइज अच्छा टीचर बुरे टीचर को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। तो पूरी धरती पे एक रूल चलता है, क्या? कि अच्छा बुरे को रिप्लेस करता है हमेशा। लेकिन एक समस्या है जिससे आजकल बुरा अच्छे को रिप्लेस कर रहा है। बुरा आदमी देखो तरक्की कर लेता है कि नहीं, और अच्छा आदमी गुलाम बन के काम करता है। उसका कारण, मेरी नजर में एक ही कारण है, पूछो क्या? बुरा आदमी कॉन्फिडेंस से भरा है और अच्छा इंसान कंफ्यूजन से भरा है, डर है उसको। बुरा आदमी फैसला लेने में 1 सेकंड नहीं लगा रहा है, कॉन्फिडेंट है वो। और भाई पॉलिटिशियन 1 सेकंड फैसला कर देते कि नहीं कि 400 सीट आ रही है, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन तो कॉन्फिडेंस से भरे रहते हैं। ब्यूरोक्रेसी, IAS IPS, ऐसा तो नहीं कह सकता बहुत अच्छे लोग होते हैं, लेकिन देखो उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। तो बुरा आदमी कॉन्फिडेंट है, इसलिए अच्छे आदमी को आत्मविश्वास से भरा होना पड़ेगा, नहीं तो अच्छा आदमी बुरे आदमी के नीचे काम करेगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉजिकली अगर हम आए और बात करें तो अच्छा बुरे को रिप्लेस करता है। बोलो अब जो भी कोई हाइड्रोजन से अच्छा कैटायन बनाएगा वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। सिंपल सी बात है। अब सवाल पैदा होता है कि कैसे ये फैसला हो क्रेशा कि कौन हाइड्रोजन से अच्छा कैटायन बनाएगा। तो कैटायन बनाने के लिए टांगे ऊपर करनी पड़ जाती हैं और सर नीचे नहीं, कैटायन बनाने के लिए ऑक्सीडेशन होना पड़ता है। तो जिसका ऑक्सीडेशन अच्छे से होगा वो कैटायन अच्छे से बनाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन अच्छे से नहीं होगा वो कैटायन अच्छे से नहीं बनाएगा। सवाल पैदा होता है किसका ऑक्सीडेशन अच्छे से होगा? जो हाइड्रोजन के ऊपर है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? उसका ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन से अच्छा होगा। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम होगा उसका ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन से अच्छे से नहीं होगा। ये बात समझता है? 100% समझता है। ठीक है, तो अब जरा देखो, तो सवाल पैदा हुआ कि कौन हाइड्रोजन को इस फॉर्म, इसमें H+ से H2 में रिप्लेस करेगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, जो H+ से या हाइड्रोजन H+ से अच्छा कैटायन बनाएगा, अच्छा कैटायन बनाएगा। सवाल पैदा होता है सर ये अच्छा कैटायन क्या है? यानी जो जल्दी से कैटायन बना दे। तो जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से क्या है ऊपर, वो H2 रिलीज करा देंगे। बोलो, यही लिख देता हूँ, लोग शॉर्ट में निकाल देंगे। और जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो H2 नहीं निकाल पाएंगे। बोलो हाँ। पूछो क्यों? क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम होगा। जैसे देखो, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, लेके भारत सरकार का नाम मांगे अली महान वाटर जान कर फेंके कैडमियम कोई नीचे सोना प्रॉब्लम है। बोलो हाँ। ये आ गया हाइड्रोजन। ये जितने भी लोग हैं इन सबका OP ग्रेटर देन हाइड्रोजन का OP है। बोलो हाँ। उसके नीचे जो आएगा हाइड्रोजन के नीचे, देखो नीचे वाला इधर लिख देता हूँ, हाइड्रोजन के नीचे कौन आएगा? कुवैत, आए, आगे, आजी, बाहर और कल आओ फिर। तो जो हाइड्रोजन के नीचे है इन सब का OP कम है हाइड्रोजन के OP से। तो बताओ ये सब लोग हाइड्रोजन से अच्छे से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे।
यानी ये जो कैटायन बनाएंगे हाइड्रोजन से जल्दी बनाएंगे, हाइड्रोजन से अच्छा कैटायन बनाएंगे, बोलो हाँ। और ये जो कैटायन बनाएंगे वो हाइड्रोजन से खराब, बोलो। तो खराब बनाने वाला रिप्लेस कर पाएगा? नहीं। अच्छा कैटायन बनाने वाला हाइड्रोजन को कैटायन से भगा देगा, तो कैटायन से भगाएगा यानी H2 में कन्वर्ट कर देगा। तो ये सब के सब क्या कर देते हैं? रिप्लेस। यानी कि अगर कहीं लिखा है H2SO4 और लिखा है इसके सामने मान लो लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सॉरी रुबिडियम भी होता है खैर, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, बोलो हाँ, क्रोमियम, आयरन, ये सब के सब क्या करेंगे? इसमें से हाइड्रोजन निकाल देंगे और करस्पॉन्डिंग सल्फेट बना देंगे। ये भाषा समझते हो? करस्पॉन्डिंग सल्फेट यानी लिथियम, लिथियम का बना देगा क्रोमियम, क्रोमियम का आयरन, आयरन का सल्फेट बना देगा। तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा प्लस करस्पॉन्डिंग सल्फेट बन जाएगा, बोलो हाँ। अगर मैं यहाँ आ जाऊँ और मैं जो है H2SO4 का रिएक्शन इनके साथ कराऊं, कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी, गोल्ड, बोलो, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि वो हाइड्रोजन को निकाल नहीं पाएंगे। आई बात समझ में अच्छे से? ठीक है। अब एक बहुत डेंजरस बात है, उसको भी ध्यान से सुन लो। पूछो क्या? एक एसिड था जिसे मैंने बॉक्स में लिया था, HNO3। ये ना तो अपने के ऊपर वाले के साथ हाइड्रोजन देता है और ना ही अपने के नीचे वाले के। मेरे पास पूरा नॉलेज है कन्विंस करने का। देखो तुम सुन पाते हो कि नहीं। अगर मान लो मैंने यहाँ पे Zn ले लिया, Zn+ या जिंक ले लिया, तो जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में H2 के ऊपर है, एग्री करते हो? ये देखिए H2 है, H2 के ऊपर आ रहा है, ये देखिए जिंक। अगर मैंने जिंक ले दिया तो भी यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं। और अगर मैंने कॉपर ले दिया तब तो इसके रिलीज होने की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। यानी कॉपर के लेने पर HNO3 ने H2 क्यों नहीं दिया, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बताने की ज़रूरत है कि जिंक लेने पर इसने H2 क्यों नहीं दिया। दिस इज द ओवरऑल क्वेश्चन, राइट? ठीक है, देखो जिंक जो है बच्चों वो Zn+2 बाय रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट होगा। मेटल है, आपको समझ में आ रहा है? ज़्यादा हो रहा है? ठीक है, अभी रोक देंगे, डोंट वरी। और इस पे अभी बहुत प्रैक्टिस लेंगे। कल का लेक्चर में एक शब्द आगे नहीं बोलेंगे, सिर्फ इस पे क्या करेंगे, कम से कम 20-25 क्वेश्चन। और जो रूल हमने पीछे बनाया है उसे फॉलो करने की कोशिश करेंगे। अब जो भी टॉपिक्स, क्योंकि हम फिनिशिंग कर रहे हैं, सिलेबस हमारा ख़त्म होने वाला है, ख़त्म हो ही जाएगा। जो भी टॉपिक्स हम लोग फेस करेंगे उनको क्लास में तैयार करेंगे। ऐसा कोई भी कंफ्यूजन या बर्डन घर पे लेकर के नहीं जाना है। घर पे हम अदर सब्जेक्ट में इंक्लूडिंग केमिस्ट्री कुछ प्रोडक्टिव वर्कआउट करेंगे। जो भी बच्चा 100 नंबर तक जा रहा है सब सेलेक्ट हैं। जो 100 के कम जा रहा है वो थोड़ा सुधार करे, क्योंकि उसको भी सुधार करने के पूरे मौके हैं। बोलो, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 100 नंबर तक जिसके आ रहे हैं वो सब सुधार हो सकता है। बवाल कर देंगे, टेंशन न लेना। तुमको एहसास करा देंगे लास्ट तक कि तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है, घबराए ना। लेकिन हर एक दिन वही पुराना स्ट्रेटजी ना अपनाएं। हर एक दिन अपने से लड़ें और अपने आप को हरा के माने, ठीक है? दूसरों से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे खेल बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास पूरा मैदान खाली पड़ा है। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूं क्योंकि मैं उन चीज़ों को पहले से देख रहा हूं जिसे तुम पहले से नहीं देख रहे हो। असफल होने के बाद लाइफ में आने वाली एंजाइटी, आने वाली समस्याएं, जजमेंटल बिहेवियर पूरी सोसाइटी का, उससे हमें बचना है। तो हमें इन लास्ट के 9-10 महीनों में, 8-9 महीनों में अपने आप को खपा देना है। सब कुछ तैयार किया जा सकता है, या आपकी भूल है कि तैयार नहीं किया जा सकता है। सब कुछ तैयार किया जा सकता है। देखें, ये H+ में टूटेगा और NO3 माइनस में टूटेगा। इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, इट विल लुक्स लाइक दिस। बोलो, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। बोलो, ऐसा कर दूं?
भाई एक झापड़ दूंगा, नाइट्रोजन की वैलेंसी एक्सपैंड हो गई, कुछ भी बोल दो हाँ सर। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10, और उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर गलत है। इसको ऐसे करो, समझ लगा? ठीक है, अब जरा देखो, नाइट्रोजन पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये तो नहीं पूछोगे ना कि कैसे? हाँ, पक्का ना? नहीं तो तुम्हारी पीठ और मेरा ये एक दूसरे के संपर्क में आ जाएंगे। ये मत पूछना कि ये +5 कैसे आया, बोलो, ये तो जानते हो ना। +5 नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। बाप रे, यानी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। नाइट्रोजन कोई नॉर्मल एलिमेंट है क्या? धरती पर 3 सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पाए जाते हैं, उनमें से एक है नाइट्रोजन। बोलो, इस पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर बर्दाश्त नहीं होगा, ये सब बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन ये अपने ऊपर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर बर्दाश्त, बिकॉज इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बोलो, अब कंपटीशन हो जाएगा H+ के बीच में और N के बीच में, इन इलेक्ट्रॉनों को लेकर के। बोलो कि इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा? पक्का? तो जब से इस पृथ्वी का इतिहास है, हमेशा जब दो लोगों में कंपटीशन होता है तो जिसकी क्षमता ज़्यादा होती है वही ले लेता है। हाँ या ना? जिसकी क्षमता कम होगी वो हमेशा चीज़ों को क्या करेगा? लूज। इसलिए क्षमता डेवलप करने पे काम किया जाता है। पहले जब डेमोक्रेसी नहीं थी तब क्षमता ताकत से डिसाइड होती थी, अब कोई शारीरिक ताकत से क्षमता नहीं डिसाइड होती है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री का एक अपना रूल रेगुलेशन होता है। अब आपकी ताकत डिसाइड होगी आपके मानसिक क्षमता से, दिमागी रूप से आप कितने मजबूत हैं और क्या कर रहे हैं। क्योंकि आपको कोई पहलवानी करने थोड़ी जाना है कि अखाड़े में जाके ठोक के पहलवानी करना है, आपको पहलवानी नहीं करना है। शरीर आपका हेल्दी हो, दैट इनफ, उतनी बात पर्याप्त है। मानसिक रूप से ताकतवर हैं, और मानसिक रूप से नहीं कि कुछ कर नहीं रहे, खा के सोएं सर, मानसिक रूप से बहुत ताकतवर है, आग लगे दुनिया। मानसिक रूप से ताकतवर होने का मतलब आगे बढ़ के किसी पोजीशन को अटेन करिए, नहीं तो अगर आप अटेन नहीं करेंगे तो जिसकी ताकत होगी चीजें उसके पास चली जाएंगी। बोलो, याद रखना हो भाई, जिसकी ताकत होगी चली जाएंगी चीजें। तो ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, बोलो, तो H+ और नाइट्रोजन में कौन दावा ठोकेगा उस पर? तो इलेक्ट्रॉन इसके पास ना जाके इसके पास चला जाए और हाइड्रोजन कभी रिड्यूस नहीं होगा। बच्चा साथ में मुझसे एक क्वेश्चन कर सकता है कि सर जी H2SO4 में सर जी सल्फेट आयन भी तो +6 में है। बोलो, ये भी तो सर जी उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ क्यों नहीं जाता? अरे भाई यहाँ नहीं जाता क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा नहीं है। क्या आफत आ गई? वहाँ H+ ले लेता है, वहाँ नहीं ले पाता। तो सवाल पैदा, सर जी कहाँ कहाँ नहीं ले पाता? अभी जहाँ जहाँ मैं बता रहा हूँ, HNO3 में H+ इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाता है, इसलिए रिड्यूस नहीं हो पाता। तो ये ऐसा एसिड है जिसके साथ चाहे हाइड्रोजन के ऊपर का ले लो मेटल या हाइड्रोजन के नीचे का ले लो, सभी सूरतों में क्या होता है? हाइड्रोजन कभी भी रिलीज नहीं होता। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ये जो मैंने एसिड के साथ किया वो सभी बातें वाटर स्टीम के भी साथ सच हैं, तो अलग से लिख करके मैं अपने समय के 1 सेकंड को भी ज़ाया नहीं करना चाहता। उम्मीद करता हूँ आप समझ जाएंगे। वॉट एवर इज ट्रू फॉर डाइल्यूट एसिड इज ऑल्सो ट्रू फॉर वाटर स्टीम। ठीक है, अब एक नई बात बताता हूँ, इसको पूरी ताकत से देखना। कितने टाइप हो चुके हैं हमारे? 4। टाइप 5 देखिए, टाइप 5 है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। क्या है? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। भाई इसको बड़ा अच्छे से देखना, क्योंकि बच्चा एक बार में इसे समझ नहीं पाता है। कैसे? देखो, मान लो कि आरुषि Cl2 है, 2F- से रिएक्ट करके 2Cl- और F2 बना रहा है। इसमें रिएक्शन किधर जाएगी ये हमारा टारगेट है। तो रिएक्शन किधर जाएगी आप सोचो ही मत, आप तो ये सोचो कि मेरे सर क्या सिखाने चल रहे हैं। गौर पूर्वक देखो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है, बैकवर्ड में फ्लोरीन रिड्यूस हो रहा है। हाँ या ना? ठीक है। अब
हम लिख देते हैं यहाँ क्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन। किसका आरपी ज़्यादा? सबसे नीचे है ना, थैंक गॉड। इसका आरपी इससे ज़्यादा है। अब जिसका आरपी ज़्यादा है बे वही रिड्यूस होगा। तो फ्लोरीन किधर रिड्यूस हो रहा है? ये रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड। कई बार मैंने बच्चों को परेशान होने देखा, Cl2 और F- में कंपेयर करते हैं, हाँ, पागल कर देते दिमाग को। तो जैसे मैंने इस पे अप्रोच लगाया, आप भी वैसे ही अप्रोच लगाएं, किसी और दिशा में दिमाग का इस्तेमाल ना करें। जैसे मान लीजिए कि हमें लिखता है, देखो क्या हमें लिखता है 2 या मान लीजिए हमसे लिखता है Cl2 और प्लस 2Br- और देता क्या है 2Cl- प्लस Br2। ध्यान से देखो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्लोरीन क्या हो रहा है और बैकवर्ड में क्या हो रहा है? क्लोरीन ब्रोमीन में किसका आरपी ज़्यादा है? वो बाहर और कल आओ फिर। तो इसका आरपी इसके आरपी से क्या है, तो कौन रिड्यूस हो जाएगा? तो किधर चला जाएगा? ये ट्रिक समझा गया? है तो बहुत छोटी लेकिन बहुत मोटी बात है ये अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, और समझ में ना आ जाए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये हमारे 5 पॉइंट हो गए, बोलो ठीक है। और इससे और भी बहुत सारी चीज़ों को डिसाइड कर सकते हैं, जिसे हम कल के लेक्चर में कंक्लूड करेंगे। आज के लिए इतना क्या है, पर्याप्त। तो आप जो है तुरंत भागेंगे जैसे ही मैं हटूंगा यहाँ से? नहीं, ये देखिए कहाँ से लिखना है आपको। यहाँ से लिखना है, और वीडियो अपलोड कर देंगे तो थोड़ा वॉच टाइम भी बढ़ा देना देख कर। कल मैंने एक वीडियो डाला था, तो मैं देखा अनीस भाई ने मुझे रात को मैसेज किया 12-1 बजे। मैंने तुरंत उनको रिस्पॉन्ड भी किया। तो उसमें मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई वीडियो में, एक क्वेश्चन में इन्होंने उसको पकड़ लिया। तो इसका मतलब फिर मैंने सोचा कि शायद पूरा फुल इंटेंसिटी से इन्होंने उसको देखा होगा ना। उस वीडियो का एक भी क्वेश्चन नॉर्मल नहीं है, सब क्वेश्चंस मैंने अलग अलग जगहों से छांट के सोचा कि कभी बच्चे को रिवीजन लेना होगा तो वो यही 50 क्वेश्चन कर लेगा तो पूरी यूनिट का रिवीजन हो जाएगा उसका। तो उसको भी देख लेना, टाइम लगे, मैक्सिमम इफ़िशिएंट यूज़ करना अपने समय को, ठीक है। आज के लिए इतना पर्याप्त। जी सरकार, इसको बड़ा हो जाएगा।